एमए फाइनल राजनीति विज्ञान ग्रुप बी फर्स्ट के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सह आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वह था अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। इसमें हमारा जो विषय चल रहा था वह था क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, और अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में दिए गए तर्क कर लिए थे। जितने भी विद्वानों या कानून शास्त्रियों ने विपक्ष में तर्क दिए थे वो हमने कर लिए थे, विपक्ष में दिए गए तर्क कर लिए थे। हमारा जो विषय चल रहा था वह था अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में दिए गए तर्क। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में दिए गए तर्क, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, इसके पक्ष में दिए गए तर्क। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। विद्वानों ने माना था जो इसके पक्ष में तर्क देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। ऐसे विद्वान, ऐसे कानून शास्त्री जो पक्ष में आते हैं उन्होंने कहा था इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में ही कानून है। इसमें हमने दो विद्वानों या कानून शास्त्रियों के विचारों को कर लिया था। दो विद्वानों के विचारों को हमने कर लिया था जो इस प्रकार हैं। सर हेनरी मैन के विचार हमने कर लिए थे, सर हेनरी मैन और सर हेनरी बर्कले, इनके विचारों को भी हमने कर लिया था। आज हम करेंगे आगे के विचार जो कानून शास्त्रीय विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। तो तीसरे विद्वान आते बियरली के अनुसार। बियरली ने क्या कहा? बियरली के अनुसार बियरली ने ऑस्टिन की धारणा की आलोचना करते हुए लिखा है कि बियरली ने ऑस्टिन की धारणा की आलोचना की और लिखा है कि की के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स, आधुनिक राज्य के कानून का ऑस्टिन द्वारा किया गया, आधुनिक राज्य के कानून का ऑस्टिन के द्वारा किया गया विश्लेषण भ्रामक और अपूर्ण है, भ्रामक और अपूर्ण है। यदि इसे सत्य माना जाए तो, इसी में है, यदि इसे सत्य माना जाए तो इंग्लैंड के कॉमन लॉ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इंग्लैंड के कॉमन लॉ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड का कानून भी रीति रिवाजों पर आधारित है। इंग्लैंड का कानून भी रीति रिवाजों पर आधारित है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। क्या कहा कानून शास्त्री या विद्वान बियरली ने सबसे पहले ऑस्टिन की जो धारणा थी उसकी आलोचना की और ये लिखा कि, क्या लिखा है बहुत सुने, आधुनिक राज्य का कानून का ऑस्टिन द्वारा किया गया विश्लेषण, आधुनिक राज्य का जो कानून है उसका ऑस्टिन द्वारा किया गया विश्लेषण भ्रामक और अपूर्ण है, भ्रम पैदा करने वाला और अधूरा, भ्रामक और अपूर्ण, भ्रम पैदा करने वाला और अधूरा है। यदि इसे सत्य मान लिया जाए, यदि इसे सच मान लिया जाए, जो उनका विश्लेषण है ऑस्टिन का, उसे सच मान लिया जाए तो इंग्लैंड के कॉमन लॉ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वो किसी अस्तित्व में नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड का कानून भी रीति रिवाजों पर आधारित है। इंग्लैंड का जो कानून है वो किस पर आधारित है? रीति रिवाजों पर आधारित है। तो यदि ऑस्टिन का कथन मान लिया जाए तो इंग्लैंड का कॉमन लॉ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड रीति रिवाजों पर आधारित है। इंग्लैंड का जो कानून है वो रीति रिवाजों पर आधारित है। इसलिए
अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। इसलिए बेयरली ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। ये था तीसरा विद्वान। चौथे विद्वान आते हैं लॉर्ड रसल। लॉर्ड रसेल, इन्होंने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, ऐतिहासिक रूप से कानून का विकास। ऐतिहासिक रूप से कानून का विकास परंपराओं के माध्यम से हुआ है। ऐतिहासिक रूप से कानून का विकास परंपराओं के माध्यम से हुआ है। कुछ समाजों में कानून बनाने वाली संस्था न होने पर, कुछ समाजों में कानून बनाने वाली संस्था न होने पर अनेक प्रथाओं और परंपराओं का विकास हो जाता है। अनेक प्रथाओं और परंपराओं का विकास हो जाता है जो प्राय कानून जैसी ही बाध्यता रखते हैं। जो प्राय कानून जैसी ही बाध्यता रखते हैं। इसी में उदाहरण के लिए व्यापारिक कानूनों का उल्लेख किया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापारिक कानूनों का उल्लेख किया जा सकता है। इसी में लोकतंत्रात्मक सरकारों में सार्वजनिक इच्छाएं कानून का आधार होती हैं। सार्वजनिक इच्छाएं कानून का आधार होती हैं। कानून बाध्यकारी शक्ति द्वारा थोपी गई आज्ञा नहीं होता है। कानून बाध्यकारी शक्ति द्वारा थोपी गई आज्ञा नहीं होता है, बल्कि सहमति पर निर्भर रहता है। बल्कि सहमति पर निर्भर रहता है। राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक व्यवहार के लिए जो नियम विकसित किए हैं, राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक व्यवहार के लिए जो नियम विकसित किए हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो क्या कहा लॉर्ड रसल ने? लॉर्ड रसल जो विद्वान या कानून शास्त्री हुए हैं, जो कि इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? ऐतिहासिक रूप से कानून का विकास परंपराओं के माध्यम से हुआ है। यदि इतिहास देखा जाए तो कानून का विकास जो है वो परंपराओं के माध्यम से हुआ है। परंपराओं से हुआ है। परंपराओं के माध्यम से हुआ है। कुछ समाजों में, कुछ समाज ऐसे थे, कुछ समाजों में कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी। कुछ समाजों में कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी, लेकिन अनेक प्रथाओं और परंपराओं का विकास हुआ। कुछ समाजों में कानून बनाने वाली संस्था तो नहीं थी, परंतु प्रथाओं और परंपराओं का विकास हुआ जो प्राय कानून जैसी ही बाध्यता रखते थे। ऐसी परंपराएं, ऐसी प्रथाएं जिनका विकास हुआ वो कानून जैसी ही बाध्यता रखते थे। कानून जैसी ही बाध्यता रखते थे। उदाहरण के लिए, उदाहरण दिया है इन्होंने, लॉर्ड रसल ने। उदाहरण के लिए व्यापारिक कानून का उल्लेख किया जा सकता है। व्यापारिक कानून जो है उनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा लोकतंत्रात्मक सरकारों में सार्वजनिक इच्छाएं कानून का आधार होती हैं। लोकतंत्रात्मक जो सरकारें हैं उसमें सार्वजनिक इच्छाएं जो हैं वो कानून का आधार होती हैं। सार्वजनिक इच्छाएं कानून का आधार होती हैं। कानून बाध्यकारी शक्ति द्वारा थोपी गई आज्ञा नहीं होता है। कानून क्या होता है? बाध्यकारी शक्ति द्वारा थोपी गई आज्ञा नहीं होता है। बाध्यकारी शक्ति जो है उसके द्वारा ऐसी आज्ञा जो थोपी गई हो वो कानून नहीं होता है, बल्कि कानून तो सहमति पर निर्भर होता है। कानून किस पर चलता है? सहमति पर निर्भर होता है।
राष्ट्रों ने, सभी राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक व्यवहार के लिए, पारस्परिक व्यवहार आपस में जो व्यवहार करेंगे, पारस्परिक व्यवहार के लिए जो नियम विकसित किए हैं, जितने भी नियम बनाए हैं, जो नियम विकसित किए हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया जा सकता है। ऐसे नियम जो सभी राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक व्यवहार के लिए, सभी राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक व्यवहार के लिए विकसित किए हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया जा सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। ये थे लॉर्ड रसेल। पांचवें आते हैं पोलक। पोलक के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार यदि केवल नैतिकता रही होती तो विभिन्न राज्यों द्वारा विदेश नीति की रचना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार यदि केवल नैतिकता रही होती तो विभिन्न राज्यों द्वारा विदेश नीति की रचना नैतिक तर्कों के आधार पर ही की जाती। विदेश नीति की रचना नैतिक तर्कों के आधार पर ही की जाती, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसी में है, विभिन्न राष्ट्र जब किसी बात का औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं, विभिन्न राष्ट्र जब किसी बात का औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए वे नैतिक भावनाओं का सहारा नहीं लेते हैं। तो इसके लिए वे नैतिक भावनाओं का सहारा नहीं लेते हैं। नैतिक भावनाओं का सहारा नहीं लेते हैं, परंतु पहले के जो शुरू से चला रहे, परंतु पहले के उदाहरणों, संधियों और विशेषज्ञों की सम्मतियों का सहारा लेते हैं। विशेषज्ञों ने जो राय दी है उसका सहारा लेते हैं। इसी में कानून के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त केवल यही है। कानून के अस्तित्व के लिए केवल आवश्यक शर्त यही है। कानून का अस्तित्व के लिए केवल आवश्यक शर्त यही है कि एक राजनीतिक समुदाय होना चाहिए। एक राजनीतिक समुदाय होना चाहिए और इसके सदस्यों को यह समझना चाहिए कि उन्हें आवश्यक रूप से कुछ नियमों का पालन करना है। सदस्यों को यह समझना चाहिए कि उन्हें आवश्यक रूप से कुछ नियमों का पालन करना है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो पोलक ने क्या कहा? पोलक ने इसे कानून कैसे माना? पोलक ने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसका आधार यदि केवल नैतिकता होती, जैसा कि विपक्ष वाले कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर ही है अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो ये कहते हैं कि यदि केवल नैतिकता हो रही होती, केवल नैतिकता ही इसका आधार होता, तो विभिन्न राज्य जो है उनके द्वारा जो विदेश नीति की रचना नैतिक तर्कों के आधार पर ही की जाती। विदेश नीति की जो रचना है वो नैतिक तर्कों के आधार पर ही की जाती। यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार नैतिकता मान लिया जाए तो विभिन्न राज्यों की जो विदेश नीति है वो भी नैतिकता पर ही आधारित होती, नैतिकता पर ही आधारित होती। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विभिन्न राष्ट्र जब किसी बात का औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं, विभिन्न राष्ट्र जो हैं जब किसी बात का औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए वे नैतिक भावनाओं का सहारा नहीं लेते हैं। औचित्य सिद्ध करने के लिए विभिन्न राष्ट्र नैतिक भावनाओं का सहारा नहीं लेते हैं, नैतिक भावनाओं पर नहीं चलते हैं, परंतु पहले के उदाहरणों, जो पहले से चले आ रहे उदाहरण, पहले के उदाहरणों, संधियों
और विशेषज्ञों की सम्मतियों, विशेषज्ञों की जो राय होती है, विशेषज्ञों की सम्मतियों का सहारा लेते हैं, ना कि नैतिकता का। नैतिकता का नहीं लेते। पहले से जो चले आ रहे उदाहरण हैं, संधियां हैं और विशेषज्ञों की सम्मतियां हैं, उनका सहारा लेते हैं। कानून के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त केवल यही है, कानून का जो अस्तित्व है उसके लिए केवल आवश्यक शर्त यही है कि एक राजनीतिक समुदाय होना चाहिए। आवश्यक शर्त क्या है कानून के लिए? आवश्यक शर्त क्या है कानून के अस्तित्व के लिए? आवश्यक शर्त यही है कि एक राजनीतिक समुदाय होना चाहिए, एक राजनीतिक समुदाय होना चाहिए। और इसके सदस्य, इस राजनीतिक समुदाय के जो सदस्य हैं, इसके सदस्यों को यह समझना चाहिए कि उन्हें आवश्यक रूप से कुछ नियमों का पालन करना है। इसके सदस्यों को यह समझना चाहिए कि उन्हें आवश्यक रूप से कुछ नियमों का पालन करना है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है। ये थे पोलक। आगे के पक्ष हम अगली कक्षा में करेंगे।